एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल मनवर केमिस्ट के नाम से देख रही हैं। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है हमारा अगला वो है आइसोटॉप्स के बारे में। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इससे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आते हैं पहले चैप्टर के अंदर जो कि बेसिक कंसेप्ट है उसको हम डील कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है। हम उसको एफएससी लेवल से लेकर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आता है लाइक एमडी कैट है, ई कैट है, या नम्स वगैरह आ जाता है, ठीक है, या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है पाकिस्तान के अंदर, तो उस तक हम लेकर जाते हैं और लेकर जाएंगे भी इंशाल्लाह। और हम उसको डील करते हैं ताकि किसी भी किस्म के एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है या एमसीक्यूज आ जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सके। आज हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स के बारे में, ठीक है। आइसोटॉप्स जो है ये बहुत ही एक फेमिलियर टर्म है। आप मैट्रिक लेवल के अंदर इसको डील करते आते हैं। आइसोटॉप जो है इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके बारे में जानना लाजमी होता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा आइसोटॉप्स के बारे में, तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। बाय द वे, इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले आपको जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम्स के उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं बाय द वे। चलिए हम एक सिंपल सा एटम को भी ड्रा कर लेते हैं। चले मैंने जो है फर्ज करें कार्बन को ड्रा कर लिया, ठीक है। कार्बन का मेरे पास एक एटम है जिसमें मैंने दरमियान में बना दिया उसका न्यूक्लियस, और से न्यूक्लियस के अंदर मैंने बना दिए हैं प्रोटॉन, ठीक है। ये पॉजिटिव का चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर। और इसके साथ मैं बना दूंगा इसके से न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये इसके बारे में न्यूक्लियस बेटा, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन का, ठीक है, और 6 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये कार्बन का 12 आइसोटॉप मैंने लिया बाय द वे। अब इस पर डिस्कशन करेंगे, पहले हम फंडामेंटल को डील कर लें जो कि पार्टिकल है बाय द वे। इसके बाद बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पाए जाते हैं। मैं चले इनको ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, 1, ठीक है, 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। इसके चले हम लिख भी लेते हैं कि भाई हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। और दरमियान में अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा बेटा हमारे पास 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज अगर गौर करें आप तो आपको नजर आएगा कि इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन है बाय द वे, ठीक है, वो भी आपके पास बेटा कितनी है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक के अंदर भी समझाई हुई है। अब जरा गौर करें, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने बोला था जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा वो निग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है किसी भी एटम के अंदर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि आप उसको कंसिडरेशन नहीं करते, आप उसको कह लो कि एटम के मास में कंसीडर ही नहीं करते, उसको लेकर नहीं आते। तो जो इलेक्ट्रॉन जो कि पाए जाते हैं एटम के इर्द गिर्द, ठीक है, जो कि शेल्स में घूमते हैं, उनका मास तो हो गया 0 तकरीबन, ना होने के बराबर, ठीक है। जो टोटल मास होगा हमारे पास वो होगा न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टोटल मास होता है, ठीक है, मास लिखो चलो साथ में, वो कंप्राइजेस करता है द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है। जो टोटल मास होगा किसी भी एटम का वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा, या ये दोनों ही डिसाइड करते हैं। और आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम या -27 किलोग्राम। अगर आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी सीखनी है कहां से आता है तो आप मेरा पिछले लेकर जाकर देख सकते हैं, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में है, 2 पार्ट्स है उसके, ठीक है बेटा। अच्छा, तो टोटल मास इस पर है, ठीक है। अगर गौर करो आप तो जो टोटल मास है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और बात मैं आपको बता दूं
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ये जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये बात भी लिख लें साथ में। एक बात और लिख लें, और वो ये है कि आपके पास इसी को बेटा कहा जाता है मास नंबर। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को आप क्या कहते हैं बेटा जी, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, या आप इसको मास नंबर कह सकते हो। ठीक है, या आप इसको बेटा क्या कह सकते हो, एटॉमिक मास। ठीक है, तीनों टर्मिनोलॉजी से मेरा सेम चीज है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पर चार्ज नेगेटिव होता है और उनका मास ना होने के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी, अब आ गया हमारे पास ये। अब अगर मेरे पास कोई भी, अच्छा एक और बात है, ये जो मेरे पास प्रोटॉन है इसको आप लोग एक और तरह से भी याद रखते हैं, और वो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे Z के साथ। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। ठीक है, और ये जो होता है मेरे पास, ये न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा जी, इसको आप N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन की तादाद जो है बेटा, आप उसको एटॉमिक नंबर कह ले, बात एक ही है, या एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन कह ले तो भी बात एक ही है। ठीक है, अब आप गौर करें, मैं कह सकता हूं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा बेटा, मास नंबर। ठीक है, या कह सकता हूं प्रोटॉन की तादाद जमा कर दे न्यूट्रॉन की तादाद, तो बन जाएगा मास नंबर या एटॉमिक मास, या इनको ही आप लोग न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास आ गया जी, मैंने फंडामेंटल पार्टिकल लिख दिए इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और आपके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये मैंने क्यों किए हैं इसकी बात आपको समझ आ जाएगी आगे जाकर बाय द वे। अच्छा, अब आ गया जो मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, या आप इसको केमिकल एलिमेंट भी कह सकते हैं। एक एलिमेंट है, उसके फर्ज करें 3 एटम है जी। एक एलिमेंट है, उसके 3 एटम पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें मैं, चलिए इसकी मिसाल ये कार्बन की, तो मैं लिखूंगा कार्बन 12, फिर लिखूंगा कार्बन 13, और फिर लिखूंगा कार्बन 14। ठीक है, एलिमेंट आपके पास बेटा सेम है, सेम एलिमेंट के एटम जो है हमारे पास पाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, ये आपस में तीनों जो है आइसोटॉप्स कहलाते हैं। समझ आई? अच्छा, इसकी तारीफ करते हैं, फिक्र ना करें। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 हमारे पास एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं। समझ आई बेटा जी, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं मास के लिहाज से। केमिकल नेचर में तो सेम है, ये भी बताऊंगा केमिकल नेचर में क्यों सेम होते हैं बाय द वे। ठीक है, केमिकल नेचर में तो कार्बन तीनों सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स है। ठीक है, जिस तरह ट्विन्स नहीं होते, जुड़वा, ठीक है ना, तो ये भी कुछ इस तरह का ही सीन है। लेकिन है क्या, अब जरा गौर करो, इसमें मैंने लिखा है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब मैं तीनों को यहां पर ड्रा करूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस कहां पर आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं इसको कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा ड्रा कर दूं। ठीक है, चलो जी, ये मैंने 3 कार्बन के आइसोटॉप्स ड्रा कर दिए। ठीक है, अब जरा गौर करें, जो मैंने यहां पर लिखा था, इसमें अगर मैं बोलूं ये सभी का न्यूक्लियस है, तो मैं लिखूंगा जी यहां पर सेम। अब न्यूक्लियस को मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूं। देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन। ठीक है, इसके अंदर भी बेटा 1 2 3 4
5 6। इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कार्बन है मेरे पास, 6 प्रोटॉन है तीनों के अंदर। अब आ जाए न्यूट्रॉन के ऊपर। इसके अंदर बेटा मैं, चलें जी, मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन। इसमें आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो मैंने अब आपको दरमियान में ये जो मैंने बना दिया है, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है बेटा, ये क्या है बच्चे, ये न्यूक्लियस है। इसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल है इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इनको बेटा क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब जरा गौर से देखो, इसमें प्रोटॉन तो सेम है, ये मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। ये है बेटा आपके पास कार्बन। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चार्ज मतलब 6 ही हैं सभी टोटल मिला के। इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहे, इलेक्ट्रॉन बेटा चेंज नहीं हो रहे, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन के अंदर 6 होते हैं, 6 ही रहेंगे। प्रोटॉन भी चेंज नहीं हो रहे, वो भी 6 हैं, 6 ही रहेंगे। ठीक है बेटा जी, और यहां पर देखिए, ठीक है, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन रिमेन सेम, बट क्या चीज चेंज हो रही है। अच्छा एक बात, ये कार्बन का कौन सा बेटा, कार्बन 12। देखो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 12 आइसोटोप। इसमें 6 प्रोटॉन और गौर करो 1 2 3 और 3 6 और 7, ये कार्बन का बनता है बेटा कार्बन 13 आइसोटोप। इधर आ जाओ, ये बनता है कार्बन का 14। क्यों, 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 और 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 और 8 बेटा कितने होते हैं, 14। अब जरा गौर करो, अगर आप आइसोटॉप की डेफिनेशन को समझना चाहो तो यहां से मैंने अभी लिखी नहीं है बाय द वे, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम आ गया है ना, प्रोटॉन नंबर तो सेम है, बट जो मैंने यहां पे लिखा था एटॉमिक मास या मास नंबर वो डिफरेंट होता है। कैसे, देखो तो इसमें मेरे पास टोटल जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 12। इसका टोटल मास कितना आ रहा है, 13। इसका टोटल मास कितना आ रहा है, 14। प्रोटॉन तो 6 चाहिए, प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा ना। आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। हाँ, अगर जो चेंज हो रहा है वो क्या बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। सो आइसोटॉप की डेफिनेशन समझ आई क्या, कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम, मैं लिख देता हूं बाय द वे, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास किस चीज पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे, एटॉमिक नंबर पे और मास नंबर पे, सॉरी, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा बेटा, मास नंबर या एटॉमिक मास कह लो आप इसको। अब गौर करो, मैंने आपको शुरू में बताया कि सारे का सारा मास एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, बाहर में तो वापस करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अब आपसे सिंपल सा सवाल है, जरा गौर करें, मुझे यह बताएं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, इन तीनों में कौन सा आइसोटॉप ज्यादा भारी होगा, कौन सा आइसोटॉप ज्यादा मास रखता होगा, कौन सा आइसोटॉप ज्यादा हैवी होगा। तो जवाब क्या आएगा आपका, बहुत सिंपल है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है, और वो कौन सा होगा बेटा, सबसे हैवी होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, इसका मास जो होगा, ठीक है, इसका मास सबसे ज्यादा, इसका मास उससे कम। ठीक है, इसका मास बेटा वेरी लेस होगा, इसका मास क्या मोर होगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, देखो ना मास सारा, ये जो एक पार्टिकल है इसका मास होता है 1.66। अगर आपने लास्ट लेक्चर गौर से सुना हो ना, तो मैंने तो बताया था कि बेशक आप न्यूट्रॉन ले लें, प्रोटॉन ले लें, उन दोनों का मास आपस में तकरीबन बराबर होता है। ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी प्यारे बच्चों, विच इज 1.66 या 1.67 भी लिखा होता है। जरा 10 की पावर -24 ग्राम या 10 की पावर -27 किलोग्राम में आ जाता है, विच इज द मास ऑफ द प्रोटॉन और द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, विच इज रफली इक्वल। ठीक है, और ये दोनों जो है बाय द वे 1 AMU के बराबर होते हैं। मेरी बातें अगर समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो पिछला लेक्चर देख ले, वहां से आपको इसमें आकर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी।
अब मेरे पास सारे का सारा एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो मैं कह सकता हूं ये सबसे पहले इन तीनों में से, उसके बाद ये ज्यादा, उसके बाद ये वाला। तो देखो 6 और 7 13, 6 और 6 12, 6 और 8 14। तो हम आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन का आइसोटोप, ठीक है, ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है और ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है बाय द वे। इसके ऊपर यहां पर जो लिखा होता है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऊपर जो बेटा नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं लोग एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऊपर जो लिखा होगा वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, ठीक है। नीचे एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखा होगा बेटा, जब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ तो भी ठीक है, इधर लिख रहे इधर लिख रहे फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देख लो बेटा कार्बन 12 था, इधर 13, इधर कौन सा आएगा बेटा 6, इधर आएगा बेटा 14, इधर कौन सा आएगा बेटा सॉरी इधर भी 6 ही आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इधर गौर करें तो मेरे पास मैं जो नीचे ये लिख रहा हूँ ये क्या बेटा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ऊपर जो लिख रहा हूँ वो क्या बेटा एटॉमिक मास है। तो देखो प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहे, प्रोटॉन तो सेम है। क्या चीज चेंज हो रही है, विच इज न्यूट्रॉन। तो अब लोग कह सकते हैं कि जो चीज आइसोटॉप्स बनाती है एक्चुअली वो न्यूट्रॉन की बदलती हुई वैल्यू है या नंबरिंग है। वैल्यू मतलब सेम ही रहती है, नंबर बदलते हैं। कहीं पर न्यूट्रॉन 7 है, कहीं पर न्यूट्रॉन 6 है, कहीं पर न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉन के बदलने से क्या चीज बदली, मास नंबर बदला, ठीक है। क्योंकि मास नंबर दो चीजें रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां तक समझ आ गया। और मैंने बोला है ये मेरे पास कौन सा होगा बेटा, ये अपने फिजिक के लिहाज से होगा बेटा ज्यादा हैवी, ये उससे हल्का, ये उससे भी हल्का, क्योंकि सारा मास कहां पर, इधर ज्यादा मास नहीं, इधर 2 पार्टिकल ज्यादा नहीं न्यूट्रॉन के, इधर 1 पार्टिकल ज्यादा इससे, तो ये ज्यादा हैवी होगा, ठीक है ना बेटा। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तकरीबन बराबर होता है, या मास कह लो, ठीक है। और इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए हैवी होगा, इसमें 1 न्यूट्रॉन है इसकी निस्बत है ज्यादा, ठीक है। तो ये से हैवी होगा और ये दोनों से लाइटर होगा। समझ आया बेटा जी, हमने बात की है। अच्छा इसकी, अब चले मैं इसकी अब लिख देता हूँ जी डेफिनेशन। आप लोग बेचैन होंगे, वैसे बुक पर लिखी होती है, चलिए मुश्किल नहीं होती, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, atoms of the same chemical element having same atomic number but different atomic mass और मास नंबर, या यहां पर लिख सकते हैं हम, और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह की आपकी एसएच बुक पर नहीं होगी डेफिनेशन, लेकिन भी बनती है कि इनके मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। तो एक एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनको आप आइसोटॉप्स कहते हैं। इस तरह से डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे कह लो। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है या प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, ठीक है। लेकर डिफरेंट क्या करता है, मास नंबर, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट कर जाते हैं। समझ आया बच्चों। तो ये मेरे पास आ गई आइसोटॉप्स की डेफिनेशन। अच्छा अब आ जाओ आगे। मैंने यहां पर जो लिखा है बेटा एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है। यहां पर आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, सेम ही होते हैं बाय द वे, ठीक है। और आपको पता है अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ
प्रोटॉन के, ठीक है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो वो न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है बेटा जी। सो आप यहां से अगर निकाले, मैं यहां से कार्बन लिखूंगा, चले कार्बन का 12 ही लिख लेते हैं, ये 6 आ गया, तो मैं ये बात यहां से लिख सकता हूं कि ये आ गया एटॉमिक नंबर, ठीक है, या आप इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही बेटा क्या होंगे भला, इतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई? यानी ये चीज आपको क्या बता रही है, ये एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है किसी भी एटम का, वो ये बता रहा है कि भाई प्रोटॉन की तादाद है, और अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो आयन नहीं है, सही है ना, आयन पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कर जाते हैं ना, आयन वाला मेरा लेक्चर भी आपने देख लिया होगा, नहीं तो देख ले जाकर। आयन में या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कैटायन है कि एनायन है। अगर एटम न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटा जी। और इसमें बताओ जरा कितने आते हैं न्यूट्रॉन, इसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, मास नंबर जो होता है ना, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द वे ए के साथ, ठीक है, ए के साथ। तो इसका फार्मूला होता है बाय द वे मास नंबर का Z प्लस N, ठीक है। मास नंबर का फार्मूला बेटा क्या होता है, Z प्लस, Z क्या एटॉमिक नंबर, N क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A क्या मास नंबर या एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन्स कह लो, ठीक है। तो अगर आपको यहां से न्यूट्रॉन का नहीं पता चल रहा, ठीक है, वैसे तो बच्चों वाली बात है, 6 में से 6 निकाल दो 6 बचेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता चल रहा तो क्या करें प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन निकालने हैं, इनको साइड इधर आ रहे हैं तो इसको उधर ले जाओ, तो मास नंबर क्या आएगा, मास नंबर, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या था बेटा, ए था, जेड इधर बेटा क्या कर गया, माइनस हो गया, ठीक है, और इधर क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, ए में से जेड को निकाल दिया, ठीक है। मास नंबर इसका क्या आया था, याद है आपको, मास नंबर क्या था इसका, 12, ऐसे ही है ना, ए क्या था 12 ही आया ना, ठीक है। तो 12 में से जेड को निकाला, बचे 6, क्या जवाब आया बेटा जी, 6 ही बचा, यही बोला था मैंने, ठीक है। बच्चों वाली बात है ये कि इसको फॉर्मूला लगाकर, ये तो 9th लेवल में हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपको यहां पर मौजूद पता करने हैं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। मास नंबर में से क्या करो, आप निकाल दो किसको, एटॉमिक नंबर को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जैसे यहां पर 13 है तो 13 में से 6 निकालो तो 7 आ जाएगा, इधर 14 है, 14 में से 6 निकालो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो मास नंबर आपके पास आ जाएगा, सॉरी आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जो कि डिफर करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं। यहां तक समझ आया बेटा जी? अब आगे आ जाओ। अच्छा, मैंने एक बात और सुन लो, यहां पर लिखा है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे, सिंपल सा सवाल है। यहां पर मैं जब मैं ये कह रहा हूं, एक कदम है कि मान लिया कि न्यूट्रल एटम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा ना आ रहा, तो यहां पर मैं प्रोटॉन की बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कह सकता हूं कि ये एटॉमिक नंबर नहीं, बल्कि नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहना टेक्निकली गलत होगा, तो बात तो वही कह रहा हूं ना, दोनों बराबर है तो सेम है, लेकिन टेक्निकली क्यों गलत होगा, क्योंकि मौजले ने ये बताया था कि कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसकी जो प्रॉपर्टीज को बयान करना या डिफाइन करना, या एटम को डिफाइन करने का जो सेहरा है वो किसके साथ है बेटा, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के साथ है। एटॉमिक नंबर है जो कि डिसाइड करता है, जो कि डिफाइन करता है किसी भी एटम को, सिंपल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की तरतीब है, जो एलिमेंट्स का चुनाव किया हुआ है, कौन किसके बाद, किससे ऊपर, किससे नीचे, किसके पहले आएगा, किसके आजू बाजू, किसके बगल में एलिमेंट का एटम रखा जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर ये डिफाइन करता है। मौजले ने बताया था, ठीक है, जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद, अगर आपको याद पड़ता हो, अगर एफएससी कर चुके हैं तो 5वें चैप्टर के अंदर था, ठीक है, और अगर करनी है तो मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह 5वां चैप्टर, उसके अंदर हमने इस पर चर्चा करनी है, ठीक है, कैसे एटॉमिक नंबर एटम को डिफाइन करता है, समझ आइए। तो इसलिए यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो लिखा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा सच नहीं बताए जाते, हालांकि बात वही होती है, ठीक है। ऊपर होता है बेटा एटॉमिक मास। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बता दे मुझे, ठीक है बेटा जी। अब आगे आ जाओ
चले मैं अब आपके कह ले कि एक और लिख देता हूँ मैं इसी तरह एटम के लिए। मेरे पास आ गया जी एक एटम ये वाला, दूसरा एटम आ गया ये वाला, तीसरा एटम आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, मैंने 3 तारे लगाए हैं जी। थोड़ा सा साइज में आगे पीछे हो गए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। दरमियान में बेटा आ गया एक पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज। ये बाय द वे मैंने बनाए हैं आपके पास हाइड्रोजन के। इसके बेटा आ गया एक पॉजिटिव, साथ में आ गया है एक न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें देखिए तो गौर करें, अगर आएगा तो आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी आएगा हाइड्रोजन का, तो आप लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ ऐसा कि आपको परेशानी ना हो कि कभी इस तरह कभी तो लिखा होता तो दोनों तरह ठीक होता है। यहाँ पर आ गया बेटा प्रोटॉन सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का 3 1। और करें क्या है, दोनों में एटॉमिक नंबर, तीनों में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, एटॉमिक नंबर तो रिमेन सेम, सभी का सेम है, तीनों हाइड्रोजन का, ठीक है। एक ही एलिमेंट के 3 सदस्य हैं, ठीक है, 3 कह ले जुड़वा बच्चे, या सिस्टर एटम्स भी कहा जाता है। आइसोटॉप्स आर द सिस्टर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टर एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के 3, ठीक है, आपके पास सदस्य हैं। तो हाइड्रोजन, प्रोटियम, इसको लिख सकते हो प्रोटियम, TIUM, प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम, ये तो है ट्रिटियम, ठीक है। इसमें गौर करें, इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो तादाद है, ये जो एटॉमिक मास है, ये 2 चीजों को कंप्राइज करता है ना, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को। गौर करो, इधर एक प्रोटॉन है तो वहां पर भी एक ही है, इट मीन्स कि न्यूट्रॉन है ही नहीं। अगर बिल्कुल ही बच्चों और चूचों की तरह समझना है तो फिर क्या होगा, यहां पे रख दे, एटॉमिक नंबर कितना आ गया 1, Z भी था 1, जवाब आया 0, फिर वहां से कर ले, ठीक है। इतनी लेवल में अगर आपको ये बात वैसे समझ आ जाती है, यहां पर 2 है तो यहां पर रख दे 2 एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी मास नंबर बाय द वे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है, 2 में से 1 निकाला तो न्यूट्रॉन बेटा इसके अंदर कितने आ गए, 1, ये लिखा हुआ मैंने। इसमें न्यूट्रॉन बेटा क्या आया, 0, इसमें न्यूट्रॉन बेटा कितना है, 1। इसमें तो वैसे मैंने 2 लिख दिया, लेकिन फिर अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये टोटल कितने पार्टिकल है, 3। तो यहां पर आएगा बेटा 3 माइनस नीचे बेटा कितना 1, 3 - 1, जो आपका है बेटा न्यूट्रॉन इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे नजर आ रहा है कि भाई इसके अंदर ऊपर जो तादाद है वो नीचे को जमा करने के बाद आती है, तो नीचे वाला 1 है, ऊपर 3 है, तो बाकी 2 ही होंगे न्यूट्रॉन, समझ आ रही है। तो एटॉमिक नंबर जमा न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या आ गया आपके पास, यहां पर आ गया 3, इट मींस कि 2 न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो जरा गौर करो प्यारे बच्चों, इसमें से हैवी वाला कौन सा होगा, आप तो बता सकते हैं ना आप लोग। अब इतनी तो आप लागर्जी ना करें लेक्चर सुनते हुए। एक बात और बता दूं, मेरा लेक्चर नोट करते जाया करें, बहुत सारी बातें मैं लिखता नहीं हूं, बता दे तो वो भी लिख लिया करें, लेक्चर को थोड़ा सा वहां पर पास करके जो रोके, ठीक है। यहां पर मेरे पास देखो 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो सबसे हैवी ये होगा। उसके बाद ये वाला, इसके बाद सबसे स्मार्ट, ठीक है, या लाइट वाला ये वाला होगा, ठीक है। तो मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आ गए हैं, तो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन भी कर ली और आइसोटोप के ये भी समझ लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको इसके नाम का मीनिंग बताता हूं, ठीक है, कर लें जी बेटा। हमने आइसोटॉप्स को डिफाइन कर लिया बाय द वे, ठीक है, उसको ये नहीं किया, इस तस्वीर को मैंने जानबूझकर। अच्छा, एक बात इसमें और कही जाती होती है, और वो क्या होता है, आइसोटॉप्स जो होते हैं बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सेम होती हैं। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सवाल ऐसे आता तो वाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों होता है,
कि हमारे पास जो आइसोटॉप है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखो, पहले तो ये समझ लो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक मास, डेंसिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ठीक है। ये सारा फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जरा गौर करो भाई, अगर मैंने आपको पहले बता दिया सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है उसको आप एटॉमिक मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और इसी के डिफरेंट होने की वजह से आइसोटॉप बनते हैं। तो एक आइसोटॉप हल्का, एक आइसोटॉप भारी। मैं आपको पहले बता तो चुका हूं, जब मैंने लिखा तो सारा कि कार्बन का 14 वाला ज्यादा हैवी होगा, कार्बन 13 12 से ज्यादा भारी होगा, ऐसे था ना, उसका मास ज्यादा होगा। तो भाई जिसका मास ज्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तादाद में, तो क्या होगा बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाएंगी, उसका मास, उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। दीज आर द फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए चेंज हो रही हैं, इसलिए डिफर कर रही हैं क्योंकि ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, यानी न्यूक्लियॉन्स के ऊपर क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के अंदर ही आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये फिजिकल फिनोमेना को जो उजागर करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ही चेंज होता है। तो ये बात तो समझ आ गई कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स की क्यों होती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करती हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि वो डिफर होते हैं ज्यादा, वो भी डिफर करेंगे, ठीक है। जो तरह कम या ज्यादा होंगे सर वो भी चेंज हो जाएंगी, सिंपल एज दैट। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद पड़ता हो, मैंने अभी आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होते या सेम रहते हैं। देखो, मैंने जितने भी यहाँ पर 3 बनाए थे ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये बनाए थे मैंने, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इधर देख लो 2 और 2 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज depends upon the number of unpaired electron or electrons present in the outer मोस्ट या वायलेंस शेल, सिंपल, ठीक है। ये वाला केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कि जो बाहर वाला शेल होता है जिसे आप आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, ये वाला, ठीक है, दिस वन दैट इज योर वैलेंस शेल। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। वो तो चेंज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज हो रहे। कार्बन 12 12 12 में 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, जैसे प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है बेटा जी। सो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई एलिमेंट किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, ले रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सब कुछ पापड़ जो है वो बेचता है बेटा जी। यहां पर वही है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिसाइड करता है और वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहते हैं, लिहाजा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज आइसोटॉप्स की नहीं होती। समझ आ गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम के बाहरी शेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, और क्योंकि वो सभी आइसोटॉप्स के सेम होते हैं लिहाजा वो भी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। समझ आ गया इस सवाल का जवाब, ठीक है बेटा जी। अब आगे आ जाओ, जो वर्ड था आइसो, ठीक है, टॉप्स, ठीक है, ये वर्ड ग्रीक से निकला है, आइसोस, आइसोस, जिससे मुराद होता है
सेम और इक्वल। आइसो वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, आइसो से जिसका मतलब सेम या इक्वल। टोपोस, बाय द वे इसका टोपोस, ठीक है, ये टोपास कह ले। इससे हमारा बेटा होता है आपके पास पोजीशन या प्लेस, ठीक है। आइसोटॉप्स को आइसोटॉप्स क्यों कहा जाता है? बाय द वे इस तरह इसको बोलते हैं, ये मैं जो लिख रहा हूं बेटा ये होता है एटमोलॉजी। ये मैं आपको एटमोलॉजी बता रहा हूं। और जैसे कहां से आया ये नाम, कहां से पड़ा, ठीक है ना, शजराए नस्ल जो होता है, एटमोलॉजी इब्तिदा कहां से हुई? तो कहते हैं जी आइसो मीन सेम या इक्वल, टोपोस बोलते हैं पोजीशन को या प्लेस को, ठीक है। अब इससे मुराद क्या? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तमाम ही आइसोटॉप्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी जो पोजीशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। समझ आई? अगर नहीं आई तो अब आ जाएगी। देखना जरा, मैं छोटा सा पीरियोडिक टेबल यहां से ड्रा कर देता हूं आपको। यहां पर छोटा सा टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूं, पीरियोडिक टेबल बाय द वे, ठीक है। ये तीसरा ग्रुप आ गया, ये चौथा आ जाएगा सर, ये पांचवा आ जाएगा। फिर आगे यहां पर आती है कार्बन, यहां होती है बोरान बाय द वे, ठीक है। ये ग्रुप होता है फोर्थ ए, ठीक है, या आप इसको कहेंगे 14वां ग्रुप, या तो 14 ग्रुप है या फोर्थ ए ग्रुप है, ठीक है। वैसे फोर्थ जो होता है वो रोमन में लिखा होता है, यानी ये वाला जो होगा ये ऐसे आएगा, ऐसे करके फोर्थ ए ग्रुप है, ठीक है। आगे फिफ्थ आ जाए, फिफ्थ ए आ जाएगा, या 15वां ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। 15 ग्रुप सारे मिला के, ये 10 भी गिन के, या 5A ग्रुप आ जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है बेटा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आगे ऑक्सीजन आ जाएगा, वगैरह वगैरह आगे जाएगा। अब जरा आपसे सिंपल सवाल ये है बेटा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन बताओ, इसमें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, या कार्बन 14 है, बताओ कौन सा है? ये जो मैंने पोजीशन बताई कार्बन की, इस जगह पर कार्बन का कौन सा आइसोटॉप पाया जाता है? इसका जवाब बताएं जरा। कार्बन 14 का आइसोटॉप है, कार्बन 15, कार्बन तो 15 का होता नहीं है, 13 क्या, 12 क्या, बताओ जरा। तो सिंपल जवाब ये आएगा कि एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटॉप है, उनकी पोजीशन सेम है। मतलब क्या, यहां पर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सारा ही मिलेगा, उनका एवरेज एटॉमिक मास यहां पर मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज एटॉमिक मास। अब ये मैंने आप लोगों को नई टर्मिनोलॉजी बता दी है, फिक्र ना करें, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको भी खंगालेंगे कि इससे मुराद क्या होती है। लेकिन ये मैं बता दूं, आइसो मीन सेम, टोपोस मीन पोजीशन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम ही आइसोटॉप्स को सेम पोजीशन दी होती है एक ही जगह पर, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑक्सीजन के। इसी तरह बेटा आपके पास ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 17, ऑक्सीजन का 18, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उनके पोजीशन यहां पर बेटा क्या होगी? सेम। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ आइसोटॉप्स जो कि एक ही एलिमेंट के होते हैं, उनकी पोजीशन या प्लेस सेम होती है, इसलिए उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। ये इसका वर्ड मीनिंग है, लफ्जी तर्जमा। यानी ये लफ्ज कहां से आया? आइसो मीन सेम या इक्वल, और टोपोस मीन पोजीशन या लोकेशन या प्लेस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पे तमाम आइसोटॉप्स को रखा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा जी? आपको एटमोलॉजी समझ आई कि इसको आइसोटॉप्स क्यों कहते हैं? यहाँ पर कार्बन के 3 आइसोटॉप रखे हैं, नाइट्रोजन का भी आइसोटॉप उसी जगह पर पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल ये पूछ लेते हो, बताओ ये जो कार्बन है इसमें कौन सा आइसोटॉप है? तो बोलेंगे सर जी यहाँ पर 3 आइसोटॉप जो है उनका एवरेज एटॉमिक मास रखा हुआ है, यानी तीनों ही रखे हुए हैं सेम प्लेस के ऊपर, सेम पोजीशन के ऊपर, तभी तो आइसोटॉप्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा जी? समझ आ गया? इसको नोट कर लो। अच्छा जी, अब बेटा मेरे पास लास्ट वो ये है जी कि हमारे पास कि इसको दरियाफ्त किसने किया था, ठीक है। इन 1930 एक ब्रिटिश केमिस्ट था फ्रेडरिक सॉडे, उसका नाम था। 1913 के अंदर फ्रेडरिक सॉडे उसका नाम था बेटा जी, उसने ये टर्मिनोलॉजी बताई थी,
ठीक है। वो बाय द वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर तहकीक वगैरह करता होता था, ठीक है। ही वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट। 1913 के अंदर उसने आइसोटॉप्स की जो है वो टर्मिनोलॉजी बताई थी। अब सवाल आ जाता होता जी, बताएं मोनो आइसोटोपी क्या होती है, ठीक है। मोनो आइसोटोपी या मोनो आइसोटोप सेम सिंपल है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटोप। एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटोप हो, कोई भी एलिमेंट जिसका एक ही आइसोटोप है वो मोनो आइसोटोप ही, ठीक है। इसकी मिसाल में लाइक फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा बाय द वे, ठीक है। आर्सेनिक मैंने स्पेलिंग लिखे हैं, ठीक है। आर्सेनिक ये हमारे पास ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स लिखे हैं आपके पास, ठीक है। ये वाले जो है इतना इतना जो पोर्शन है बेटा, ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आपको आ चुके हैं ऑलरेडी बाय द वे बोर्ड्स के अंदर, ये वाले बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज आ चुके हैं कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स बताए कितने होते हैं। कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के भी 3 है, हमारे पास ऑक्सीजन के भी 3 है। इस तरह आपके पास आ जाती है आगे टेन इसके 11 है, कैल्शियम के 6 हैं, पैराडियम के 6 हैं, सिल्वर के 16 आ जाते हैं और निकल के 5 आइसोटोप्स आते हैं, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, ठीक है। हमने आइसोटोप्स को आज अच्छे से देख लिया है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट के बारे में बताता है, वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताता। कोई भी एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट दरियाफ्त कर लेंगे, एलिमेंट की पहचान कर लेंगे, बट उसके आइसोटोप्स की पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलिमेंट की आइसोटोप्स की पहचान के लिए एटॉमिक नंबर के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जब सर्च किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर आप आइसोटोप की जानकारी हासिल कर सकेंगे। आज की जानकारी हासिल करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।